Hey everyone, so here we are back with another video. So today we are going to begin with another lesson that is money and credit. तो अब मनी एंड क्रेडिट की जहाँ बात होती है तो हम लोग एक स्कीम के साथ में हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। हम मनी की बात हो गई है, क्रेडिट की बात हो गई है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक मशीन या एक स्कीम के बारे में बताती हूँ मैं आपको, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रातों रात पैसे डबल कर सकते हो अपने, है ना। हेरा फेरी वगैरह देखी होगी, उसमें भी स्कीम थी ना, रातों रात पैसे डबल हो जाना। तो अभी मैं तो बहुत सिंपल सी स्कीम दी थी तुम्हें, 2 महीने के अंदर तुम करोड़, 2 घंटे के अंदर, महीने छोड़ो 2 घंटे के अंदर तुम क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे, ठीक है। मतलब करोड़ों में तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। करना क्या है, सिंपल सा इतना ही, अपने घर पे जो कलर्ड फोटोकॉपी वाला जो प्रिंटर पड़ा है ना, उसमें 2000 के नोट की कॉपीज़ निकालो बहुत सारी, बस ठीक है। चाहे 12,000 में यूज़ ना है तो क्या हुआ, हमारे पास तो बहुत करोड़ों रुपए पड़ा है ना। अच्छी स्कीम है ना। तो आप मुझे इससे ज़्यादा गालियाँ दो, इसके आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट की बेटा। तो मनी एंड क्रेडिट जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आज के टाइम पे इन्वेंट हुई है। उससे पहले लोगों के पास में जो आज हम जो करेंसी पेपर मनी जो हम लोग यूज़ करते वाले हैं, आप लोग जो 2000 और 500 के नोट्स की प्रिंटिंग करने वाले हो, वो मतलब वो बहुत लेटली इन्वेंट हुआ है। उससे पहले लोगों के पास मनी नहीं हुआ करता था, वो चीज़ों का यूज़ किया करते थे एक्सचेंज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर अ पर्सन, ये अपनी बुक्स सेल कर रहा है, ठीक है, और ये पर्सन अपना जो फ्रूट वगैरह इसके पास वो दे रही है। तो ये लोग बिना मनी के ही अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो एक माइक्रोवेव है, आगे के पास कुछ मीट वगैरह सा है, ठीक है। तो ये लोग विदाउट द यूज़ ऑफ मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी मेथड को हम लोग क्या समझते हैं, बार्टर सिस्टम के नाम से। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे मनी का यूज़ ही नहीं किया जाता। पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे लोगों के पास करेंसी या पेपर मनी नहीं हुआ करता था, तब एक्सचेंज तो उस वक्त भी होता है क्योंकि कोई भी पर्सन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता था, है ना। तो लोगों की जो बेसिक नीड्स होती थी, क्लोथ्स की, फूड मटेरियल्स की, शू वगैरह की, ये सारी, इवन अर्दन पॉट्स वगैरह, तो ये सब वो लोग किस मैनर में एक्सचेंज किया करते थे, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे मनी का यूज़ नहीं किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। फाइन। तो फॉर एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम में आपके एक साथ एक बहुत बड़ा टॉपिक आपको यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या होता है ना। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम है तो वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी होना ज़रूरी है। अगर आप इसी को एलिमिनेट कर देते हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट कर दो, तो बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या है वो समझो पहली बात तो। सी, अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, जैसे फॉर बीइंग मतलब एक एग्जांपल ले लो आप, पर्सन ए और पर्सन बी है हमारे पास में, ठीक है। पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन बी एक फार्मर है, ठीक है, और पर्सन ए क्या बोलते हैं उसको, फार्मर नहीं बनाते उसको हम लोग एक मर्चेंट बता देते हैं, या फिर हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो टेक्सटाइल वीव करता है, वीवर है। ये तो हो गया अपना वीवर, और ये हो गया फार्मर। अब इसको क्या चाहिए, इस फार्मर को चाहिए कि कोई इससे राइस खरीद ले और इसको बदले में इसके बच्चों के लिए बुक्स मिल जाए, ठीक है। और ये वीवर चाहता है कि ये अपने जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो उसको बेच करके थोड़े से शूज़ ले ले। तो ये शूज़ चाहता है और ये बुक्स चाहता है। तो मतलब इसके दोनों एक दूसरे की डिमांड्स और नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे अगर मानो कि ए को तो क्या चाहिए था बदले में, अगर इसको शूज़ चाहिए, वो भी उसको दे नहीं सकता, तो बी इसके साथ कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। और ये वहाँ यही चीज़ आपको समझनी थी इसके अंदर भी। तो अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ, पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है, ये वीवर है और ये फार्मर है। वीवर को कुछ खाना चाहिए, फूड चाहिए, और इसको कुछ क्लोथ्स चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, और ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब दोनों साइड से जो नीड्स है वो सिमिलर हो, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इजी सी चीज़ थी, समझ में आ रही होगी। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये एक मेथड होता है एक्सचेंज का विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। उसके बाद में बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोगों को कुछ चाहिए, उसके बदले में हम लोग तो मनी दे देते हैं और फटाफट ले लेते हैं। पहले लोग मार्केट प्लेस में ऐसे लोगों को, बायर्स और सेलर्स को ढूंढते थे जो उनके डिमांड्स और उनकी नीड्स के साथ में मेल खाते हों, उनसे रिलेटेड, उनसे मिलते जुलते हों, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम होता है हमारा। अब बार्टर सिस्टम में आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है ना, कि मतलब कितना ज़्यादा रिजिड काम होता होगा कि यार भाई आपको राइस चाहिए तो आपको एक ऐसा पर्सन देखना पड़ेगा जो आपके सामानों के बदले राइस आपको दे देगा,
है ना। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद में लोगों ने क्या किया, विद एवोल्यूशन, विद टाइम ऑफ जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जो गोल्ड और सिल्वर थे और इवन जो काउस थी उनका हम लोगों ने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब लोग बड़े इसमें भी शातिर में होने लगे। सोचो कि आज आपके घर में जो 1 रुपये का कॉइन या 5 रुपये का या 10 रुपीज़ का जो कॉइन होता है, ठीक है, वो अगर मैं गोल्ड का बनवा दूँ या सिल्वर का बनवा दूँ तो हम लोग सारे बहुत शाणे हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा कर लो, उसको मेल्ट कर लो और उसके बाद में उसका जो आप ज्वेलरी बनवा लो, तो वो तो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी आपको, है ना, और ज़्यादा कॉस्टली है वो आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो जब इन वैल्यूएबल आइटम्स का यूज़ किया जाना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी, वो इन मेटल्स के कॉइन्स को ही मेल्ट करके उनको यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, तो इसीलिए फिर लोगों ने और ज़्यादा इसमें टेक्निक सोची और विद टाइम जब भी पता चला कि भाई बार्टर सिस्टम भी अच्छा नहीं है, यूज़ ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने फिर क्या किया, पेपर करेंसी इन्वेंट करी और इस मनी को ही हम लोग अभी देख रहे हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जब आप देख रहे हो 2000 के, आप जो प्रिंटिंग करने वाले हो 2000 के नोट्स की करने वाले हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि सोचो तुम्हारे पास अब थोड़ी देर में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, इन्हीं की तो फोटो कॉपी करने वाले हो, जेरोक्स करने वाले हो तुम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि मनी को क्यों एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की। हम लोगों ने पहले क्या यूज़ किया, बार्टर सिस्टम चला लिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने वैल्यूएबल कॉइन्स वगैरह का यूज़ करके देख लिया, काऊ वगैरह का यूज़ करके देख लिया। ठीक है, हर एक न्यू राजा आते गए हमारे यहाँ पे इंडिया में और उन्होंने अपनी अपनी करेंसी को इम्पोज किया, पर वो सब कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स के साथ ही फिर फाइनली एक कॉमन करेंसी मेथड एक्सेप्ट किया गया, एक करेंसी एक्सेप्ट की जिसको हम लोग मनी के नाम से जानते हैं। तो मनी कुछ नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, मनी इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मतलब खुद सोचो कि लोग गोल्ड वगैरह का तो मिसयूज़ कर लेते थे, ठीक है, और इस पेपर को, एक सिंपल से कागज़ के टुकड़े को यूज़ करते हैं। मतलब अपने घरों में उन्होंने लाइक ऐसे बैग्स भर भर के रखे हुए हैं, लॉकर्स में, अकाउंट्स में। ठीक है, सब में, सबके पास बहुत ज़्यादा सैलरी, पैसे वगैरह सब कुछ होता है। तो ये एक सिंपल पीस ऑफ मनी, तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आता कि यार ये है तो एक सिंपल पीस ऑफ पेपर, है ना, इसको क्यों लोग इतने वैल्यू देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्यों है, बस हमें वही समझनी है। ये क्वेश्चन आता है, वाई इज़ मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है। तो मनी केवल एक पीस ऑफ पेपर है जो एक्सचेंज प्रोसेस में हमें काम आता है, इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी मानते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मानते हैं, क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हमें उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना देखना पड़ेगा। हमें जो चाहिए उसके बदले में हम सीधा डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आरबीआई से इशू होता है ये। आरबीआई मतलब आप समझते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट मेक्स कि कोई भी अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी पर्सन इसमें मतलब एक्सेप्टिंग पेमेंट इन रुपीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। और अगर कोई भी पर्सन मना कर देता है कि तुम मुझे रुपीज़ में पेमेंट मत करो, ठीक है, तो वो इवन इसके लिए पनिशेबल होता है। ये काइंड ऑफ मतलब ऐसा माना जाता है कि हमने हमारी करेंसी की डिसरिस्पेक्ट करी है। ठीक है, नेशनल जो हमारे एम्बलम्स वगैरह इसके अंदर जो लगे होता है, हमने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, तो इवन वो पनिशेबल होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ नो वन कैन रिफ्यूज़ द पेमेंट इन मनी। तो ये मनी का पूरा तुम लोगों को समझ आ गया। उसके बाद में हमारे पास एक और, आजकल तो और ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हुए हम लोग बैंक का यूज़ भी करने लगे हैं, है ना। हम लोग बैंक के पास में मनी डिपॉजिट करते रहते हैं, घर में हम इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा मनी। अब मैंने वही चीज़ बताई ना कि तुम लोगों ने बहुत सारे 2000 के रुपीज़ के नोट्स छाप लिए, अब उसको घर में तो नहीं रख सकते, क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे। तो बैंक अकाउंट्स को डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी जब मर्जी पड़ी या बैंक में जा कर के, इवन आजकल तो चलो हमारे पास इवन नेट बैंकिंग वगैरह का ऑप्शन होता है, तो हम एनी टाइम उस बैंक में डिपॉजिटेड मनी का विड्रॉल कर सकते हैं, इसीलिए इनको डिमांड डिपॉजिट भी बोला गया है। बैंक के पास हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको हम हमारी डिमांड्स के साथ, हम हमारी नीड्स के साथ भी विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग के, हाँ, एक तो सेफ्टी तो होती है, घर में इतना सारा कैश नहीं रख सकते ना, तो एक हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे मनी के लिए। फिर उसके बाद में हम इसको कभी भी एनी टाइम हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। घर में पैसा रहेगा तो केवल उस पर क्या लगेंगे, कीड़े लगने वाले, पर अगर वो बैंक अकाउंट में रहता है, बैंक को अगर आप अपना पैसा देते हो तो बैंक आपको थोड़े टाइम पे इंटरेस्ट भी पे करने लगता है। ओके,
फिर उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटी अभी स्टार्ट कर दी है बैंक ने, इन द नेम ऑफ चेक। चेक के बाद आपको भी पता है कि भाई अगर आपको, अब आप लोग इतने मतलब आप लोग क्या करने वाले, बहुत सारे करोड़पति होने वाले हो अभी आप, जब पैसे छाप लोगे तो करोड़पति बनने के बाद में तुमको लगेगा कि तुम तो बहुत अच्छा बड़े बिजनेस वगैरह कर सकते हो, पैसे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने सोचा कि आपने एमएनसी वगैरह डालनी है, तो अगर आप एमएनसी वगैरह डालने की कोशिश करते हो तो आप क्या करोगे, करोड़ों में पेमेंट ऐसे कैश का एक एक नोट थोड़ी गिनने वाले हो, नहीं ना, इतना टाइम कहाँ है तुम लोगों के पास, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। तो अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सोच लो चलो चेक से पेमेंट कर देते हैं, तो हेडेक भी नहीं है, ठीक है, कि पैसे लेकर के घूमना है, ये करना है, वो करना है, अकाउंट करने पड़ेंगे। इससे अच्छा चेक दिया और सारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, सेफ्टी भी होती है और टाइम कंज्यूम भी नहीं होने देता ये, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्रेडिट। अब तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए हो, मैंने बताया ना, यू आर मतलब लाइक अब तुमने ये जो अभी तुम करोड़पति हुए थे, अब तुम मिलियनेयर हो चुके हो, ठीक है, तुम पेमेंट छापते जा रहे हो। तो अब तुम क्या सोचते हो कि और अब मैं एक काम करता हूँ, इतना सारा पैसा हो गया तो अब मैं ना लोन दे देता हूँ, मतलब तुम ऐसे ही सोचते हो कि तुम मुझे ही लोन दे रहे हो, ठीक है, तुम मुझे लोन देने वाले हो, क्रेडिट देने वाले हो। तो पहले तो ये समझो कि लोन होता क्या है। लोन एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में मैं बोलूँ तो लोन एक एग्रीमेंट होता है बेटा, जहाँ पर एक बायर नहीं, यहाँ पे बायर नहीं होते, यहाँ पे लेंडर्स और बोरोवर्स होते हैं। तो लेंडर तो तुम हुए और मैं तुमसे मनी बोरो कर रही हूँ तो मैं बोरोवर हुई, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट होगा आपके और मेरे बीच में, जहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस करूँगी, ठीक है, मैं आपको एक प्रॉमिस करूँगी कि मैं आपका पैसा वापस फ्यूचर में विद इंटरेस्ट में लौटा दूँगी, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो तुम्हें समझ आई गई होगी, सिंपल सी, कि एक एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक लेंडर सप्लाई करता है बोरोवर को विद मनी, सर्विसेज या गुड्स। बहुत सी बार हम लोग सामान खरीद लेते हैं ना, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं, चलो बाद में पैसा देंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो क्रेडिट। तो बोरोवर क्या किस किस मैनर में लोन ले सकता है, मनी के मैनर में, गुड्स के मैनर में और सर्विसेज के मैनर में भी, ओके। इन रिटर्न उसको क्या करना होता है, एक प्रॉमिस करना होता है कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम आपको क्या लगता है हम इतना इजीली आपको लोन दे देंगे, है ना, अभी तो हम जानते भी नहीं एक दूसरे को अच्छे से, तो हम आपको लोन कैसे दे देंगे। तो ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि क्रेडिट के लिए भी कुछ शर्तें होती है, लोन के लिए भी कुछ शर्तें होती है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ें। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि क्रेडिट का बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रोल होता है। अब मानो कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, तो मैंने तुम लोगों से लोन ले लिया, मानो कि मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा सेटअप स्टार्ट करना था, है ना, कि मेरे पास स्टूडेंट्स चाहेंगे, मैं अच्छे से उनको पढ़ाऊँगी, तो मुझे एक अच्छा सा सेटअप स्टार्ट करना था। तो सेटअप के लिए मैंने आप लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है। अब पैसा ले लिया, तुम लोगों ने मुझे पैसा दे भी दिया, तो अब क्या हुआ कि वो पैसे से मतलब अच्छा एकदम से अट्रैक्टिव सा सेटअप हो गया, तो बहुत सारे बच्चे आए, मैंने पढ़ाना भी अच्छा से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये फीस आई बहुत सारी अच्छी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी हो जाएगी, है ना। पर वहीं पे मानो कि वो सेटअप अच्छा होता भी है, अट्रैक्टिव भी होता है, सब कुछ अच्छा होता है, पर अब वही है ना, रहूँगी तो मैं ही, तो बच्चे आए ही नहीं, ये बोले कि पता है ये नहीं पढ़ा पाएगी, तो ऐसा सोच कर बच्चे आए ही नहीं, तो अब मैं क्या हो जाएगा, मतलब मैंने जो तुमसे लोन लिया था मैं उसको रीपे नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो वो मेरे लिए इस मैनर में लोन क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि ना तो मैं पहले से मेरे पास पैसे की कमी थी, इसलिए तो मुझे लोन लेना पड़ा, और अब मैं सोच रही थी कि अगर ये इनकम हो जाएगी तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर पाऊँगी, तो अब इनकम भी नहीं है, तो मेरे पास और भी पैसे नहीं है, तो अब मैं कौन सी सिचुएशन में चली जाऊँगी, डेब्ट ट्रैप की, ठीक है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीपे हिज लोन, इज़ नोन एज डेब्ट ट्रैप, ठीक है। काफ़ी अच्छी और ईजी सी टर्म थी डेब्ट ट्रैप। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मैं लिख भी सकती हूँ आपके लिए, चलो थैंक यू बाद में बोलना, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। DEBT, आई नो माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड, ट्रैप, TRAP, वाओ, है बेटा, है ना। तो डेब्ट ट्रैप भी मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो वापस से अभी तक हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बार्टर सिस्टम पढ़ा था, पता चला कि बार्टर सिस्टम में तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली बीमारी है, तो उसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर हम लोग पेपर करेंसी पे आ गए थे। पेपर करेंसी के पास हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, गवर्नमेंट से इशूड होती है, RBI इसको पब्लिश करता है, तो हमने सोचा कि भाई इससे तो बहुत ज़रूरी हो गया, तो ज़रूरी है तो इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते गए, और हम ये भी समझते गए, है ना, कि मनी जो है वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर आज हम लोगों ने बैंक एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स और चेक के रोल देखे। फिर ये भी देखा कि एक बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। आप खुद सोचते हो ना कि बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसके पास आता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी फिर वो उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रख कर के बाकी वो एज अ फॉर्म ऑफ लोन दे देता है, और जो लोन से उसे इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक के लिए क्या होता है, उसकी इनकम होती है। तो
तो बैंक क्रेडिट जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना, कि हमें भी पैसा मिल गया तो अब हम लोग भी हमारे काम वगैरह कर पाएंगे। बैंक के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट, वो भी हमें समझ आता है। तो क्रेडिट के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो डेब्ट ट्रैप वाली टर्म भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है ना, डेब्ट ट्रैप भी क्लियर होगा। अब क्रेडिट के बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोलैटरल वगैरह हुआ, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हुए, वो सब हम लोग कमिंग वीडियोस में समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।